यस सर। जी सर, ऑफिस में ही। हाँ, उसी को इंटरोगेट करने जा रहा हूँ। पता है सर, वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कोई माँ के पेट से पैदा तो होता नहीं। मजबूरी, हालात, लालच क्रिमिनल पैदा करते हैं। देखते हैं इसे किसने क्रिमिनल बनाया। अब ये केस सीआईडी नहीं, क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब भी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस हालत में मुलाकात होगी। मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में सर। सुना है काफी सख्त ऑफिसर हैं आप। फिर तो तुम समझ गए होगे, थोड़ी सी भी ढील मैं तुम्हें दूंगा नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है सर। अगर मैंने गुनाह किया है तो सजा का उतना ही हकदार हूं जितना कि कोई आम मुजरिम। विक्रांत को क्यों मारा तुमने? उसे मारने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। अच्छा, तो फिर गोली क्यों चले? पता नहीं, बस चल गई। चल गई? चल गई मतलब? ट्रिगर पे उंगली रख के ट्रिगर दबाया था ना तुमने? मैं सिर्फ उसको डरा रहा था। डरा रहे थे, लेकिन तुम वहां करने क्या गए थे? पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी ना? मेरे वहां होने की वजह जानने के लिए आपको सर मेरा और विक्रांत का इतिहास जानना होगा। बरसों से 36 का आंकड़ा चल रहा है हमारा। कई बार वो मेरे हाथ आते आते रह गया, लेकिन इस बार मैंने उसे पकड़ लिया। माल लाया? जी, आपने जितना बोला था उतना है। गुड। अगला कंसाइनमेंट अगले महीने की 5 तारीख को। जी। पैसे? गाड़ी में। क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? नहीं तो। जो स्कूल में तुझे एडमिशन नहीं मिला था ना, उस स्कूल का हेडमास्टर था मैं। क्या छुपा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, तो ये बात है। किसने भेजा? सीआईडी को बुलाया तूने? विक्रांत को धोखा देना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। और इस तरह इस बार तुम उस तक पहुंच ही गए। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी विक्रांत के नसीब में जेल की सलाखें नहीं लिखी थी। नामी गिरामी अपराधी विक्रांत ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया है। वो मकरंद के खिलाफ
अदालत में सारे सबूत देगा और इसके बदले अदालत उसकी सजा काफी हद तक माफ कर देगी। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, अपने खून पसीना बहाते हैं। क्या इसलिए कि अदालत उनको दोबारा जुर्म करने के लिए छोड़ दे? अब अदालत को दोष मत दो अभिजीत। वैसे भी मकरन के खिलाफ उनके पास ज्यादा सबूत थे नहीं, और हमारा काम मुजरिमों को पकड़ना है, ना कि उनकी सजा तय करना। यार तो तुमको क्या लगता है, इसको छोड़ना सही है? अब सही तो नहीं है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं दया, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मुजरिम देखे हैं मैंने सर, पर ये विक्रांत कुछ अलग ही था। हर बार कुछ ना कुछ करके बच ही जाता। तो इस बार उसका बच निकलना तुम्हें मंजूर नहीं था, क्यों? यही बात है ना? ठीक समझा। इसलिए जब मुझे पता चला कि इस केस का इंचार्ज मेरा पुराना दोस्त मुरली है, तो विक्रांत से मिलना है मुझे। यार सिर्फ 10 मिनट। अभिजीत, तुम ये जानते हो कि ये मुमकिन नहीं है। दिस डजंट फिट इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन? वो आरती याद है तुम्हें? बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, कैसे तड़पा तड़पा के मारा था उसने। किसने परमिशन दी थी उसे ऐसा करने के लिए? और वो 80 साल की बूढ़ी औरत जिसे आंख से दिखता नहीं था, उसके हाथ पांव काट दिए थे उसने। एक 8 साल के बच्चे तक को। अभिजीत, मैं उसकी पूरी केस हिस्ट्री को जानता हूं। फिर तुम ये भी जानते होगे किसी भी जेल में 15-20 दिन से ज्यादा नहीं टिकता ये विक्रांत। यार मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। एक लड़की का किडनैप हो गया, पिछले 2 महीने से नहीं मिल रही है। सिर्फ विक्रांत जानता है कहां है वो। यार लड़की की जिंदगी का सवाल है, समझो यार, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो इस तरह तुम विक्रांत की वैन तक पहुंचे, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना था ना? ये सब कैसे हो? ये सच है सर, मैं सिर्फ लड़की के बारे में जानने गया था। मगर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दिमाग पे जोर डाल ले और अच्छी तरीके से हिला ले। आरजू कहां है? आरजू? कौन सी आरजू? किसकी आरजू? मैं नहीं जानता किसी आरजू को। वही लड़की जिसे तूने किडनैप कर रखा है। ओह सॉरी, भूल गया था। कहां रखा उसे? जानता है अभिजीत, पिछली बार भी मैंने एक लड़की को किडनैप किया था, फिर भूल गया था। फिर अचानक 2 महीने के बाद मुझे याद आया, तो फिर जाकर देखा कि उसकी लाश कुर्सी से बंधी हुई थी और उसकी लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थी। और अब आरजू का भी वही हाल होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। कहां है आरजू? हाँ, याद आया, मेरी जेब में, निकाल ले। Oh my God! Oh God! मुझे तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं थी मुरली। तुम्हारी निगरानी में ये हो कैसे गया? कैसे? हाउ? गलती मुरली की नहीं, मेरी है। सब मेरी वजह से हुआ। वाह वाह, क्यों एसपी साहब, बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको। तो इतिहास में पहली बार किसी सीआईडी ऑफिसर के हाथों खून हुआ है, और वो भी एक सरकारी गवाह का।
चैन साहब, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए। अपराध मैंने किया है। तुमसे नहीं, एसीपी प्रद्युमन से ही बात करूंगा, क्योंकि अगर सीआईडी की नाक कटती है तो फाइनली सारी जिम्मेदारी प्रद्युमन के कंधे पर ही आती है। इसलिए तुमसे ही बात करूंगा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ उसे गन दिखा के डरा रहा था सर। गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था सर मेरा। अच्छा। तो तुम सिर्फ गन दिखा रहे थे, हाँ? और गन अपने आप चल गई। तुम सीआईडी ऑफिसर हो या कोई नौसिखिए? आई मीन एमेच्योर शूटर। मैं पहला सवाल, तुम वहां गए क्यों थे? जब कानून अपना काम कर रहा था तो तुमसे किसने कहा था बीच में टांग अड़ाने के लिए? जैन जी प्लीज, आप जरा शांति से बात कीजिए। अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है, कोई राह चलता आदमी नहीं। देखो, अभिजीत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है, मकरंद की तरह। हाँ, वैसे कितने रुपए लिए तुमने मकरंद से विक्रांत को मारने के लिए? अगर तुम एक वकील ना होते और मैं एक सीआईडी ऑफिसर नहीं होता तो ये सवाल तुम्हें बहुत भारी पड़ता। ओह रियली? देखो ऐसे थे प्रद्युमन, इसके तेवर तो देखो। फोन करके बैठा है और मुझ जैसे लॉयर को, सीनियर लॉयर को धमकी दे रहा है। ऐसे चार्जेस लगाऊंगा सात जन्मों तक जेल में बैठ के सड़ोगे। ये चीजोगे तुम वहां। मानता हूं गोली चलाई मैंने सर, विक्रांत को मार दिया, लेकिन उसे मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। खून सिर्फ खून होता है अभिजीत, इरादा चाहे कुछ भी हो, गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत में ये सब काम नहीं आएंगे। ये प्रोसिक्यूटर, जैन, मीडिया वाले धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी, धज्जियां। इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं सर, लेकिन जयंत और मीडिया वाले जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मकरंद से मिले होने का, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिजीत, फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत और गवाह अभिजीत के खिलाफ है। यानी कोई उम्मीद नहीं है सर? कैसे उम्मीद है? अभिजीत ने खुद कन्फेस किया है कि गोली उसी ने चलाई। विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है बॉस। मतलब ये कि विक्रांत को गोली लगी है ठीक फेफड़ों के नीचे, और जब गोली फेफड़ों के नीचे लगती है तो इंसान की मौत होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, और विक्रांत की मौत तुरंत हो गई थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहता हूं विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है, इसकी कोई और वजह है। और क्या वजह हो सकती है? उस वैन में ड्राइवर अभिजीत और विक्रांत के अलावा और कोई नहीं था। एक गोली चली है, वो भी अभिजीत के गन से। उस वक्त वैन के अंदर कोई और नहीं था, और वैन के बाहर तो कोई और हो सकता है। अभिजीत, उस वक्त गाड़ी के बाहर कोई था जिस वक्त गोली चली? नहीं, एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो विक्रांत पे था। अभिजीत, ठीक से याद करके बताओ, गोली चलने से पहले क्या हुआ था? कुछ अजीब हुआ था? कुछ भी? गोली चलने से पहले मैं विक्रांत से बात कर रहा था और हाँ, अचानक
अचानक वैन को झटका लगा, गाड़ी हिल गई और विक्रांत भी थोड़ा गिर गया और मेरा भी संतुलन बिगड़ गया और गोली चल गई। एक मिनट, झटका लगा? किस तरह का झटका? जैसे सड़क पे अचानक से कोई गड्ढा आ गया, पूरी वैन हिल गई। लेकिन यहाँ तो सड़क बिल्कुल ठीक है, दूर दूर तक कहीं कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, स्मूथ। यहाँ गड्ढा कैसे आ सकता है? हाँ साहब, झटका लगा था, मेरी पूरी वैन यूं दाईं तरफ मुड़ गई। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गया? हाँ साहब। ये कैसे हो सकता है? साहब ये तो मुझे भी पता नहीं चला कैसे हो गया। इससे पहले कि मैं वैन को संभाल पाता, पीछे से गोली चलने की आवाज आ गई। स्टीयरिंग व्हील का खुद ब खुद मुड़ जाना, गोली अपने आप चल जाना, सड़क पे कोई गड्ढा भी नहीं है। आखिर यहां हुआ तो क्या हुआ? ये देखो, जब ये हादसा हुआ तो ये काली एसयूवी, ये काली गाड़ी उस वैन के बगल में से पास हुई। मतलब सर, विक्रांत का खूनी शायद इसी गाड़ी में? हाँ, हो सकता है। सर, ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं सर, ये सीधे सीधे चली गई और दूसरी गोली की आवाज भी नहीं आई। और एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, 11:17 पर वो काली गाड़ी पास हुई वैन के बगल से, और एग्जैक्टली 11:17 पर विक्रांत की घड़ी भी बंद हो गई। हाँ सर, अभिजीत की घड़ी भी 11:17 को ही बंद हुई थी। हाँ, ये दोनों घड़ियों का एक साथ बंद होना और इस कार का ठीक 11:17 पे वहां से गुजरना, ये संजोग नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई संयोग हो ही नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है उस काले रंग के एसयूवी में, जो अभिजीत की बेगुनाही साबित करेगा। तो यहाँ इस फुटेज में इस गाड़ी का नंबर तो दिख नहीं रहा है। इस जगह से 5 किलोमीटर दूर सर टोल नाका है, वहां के सीसीटीवी फुटेज से शायद इस कार की डिटेल मिल जाए। हाँ। अगर वो गाड़ी टोल नाका से गुजरी ही नहीं तो यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए, इसी इलाके में। सर, वो देखिए, काले रंग की कार। ओह नो। फ्रेडी, जरा आगे चेक करो। ये वही काली एसयूवी है, जला दी गई है। मतलब गाड़ी में ऐसा जरूर कुछ था जो खूनी मिटाना चाहता था। सर, ना तो नंबर प्लेट दिख रही है और ना ही चेसी नंबर, सारे सबूत मिटा दिए मुजरिम ने। ओह, फिर एक काम करो, जरा आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने यहाँ पे कुछ देखा है क्या। अरे सुनो, ये जली हुई गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? जी नहीं। हाँ? ये देखिए, सीट के नीचे ये डिवाइस पड़ा था। इलेक्ट्रिक डिवाइस। हाँ सर, उनके क्या डिवाइस है, कुछ पता चला? हाँ बस, पता तो चल गया है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे एक डेमो देना पड़ेगा आप लोगों को। मान लीजिए कि ये विक्रांत है और हम इसे मारना चाहते हैं, लेकिन हम इसके करीब नहीं जा सकते हैं।
तो फिर इसे कैसे मारा जाए? कैसे? डॉक्टर सालुंखे, हमें पता होता तो आपके पास क्यों आते? प्लीज आगे बताइए। हाँ, बताता हूं। आप थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। थैंक यू। देखा आपने? बॉस, बिना नजदीक जाए इसे ऐसे मारा जा सकता है। ये आपने किया कैसे सर? पूर्वी, जैसे ही हमें इस डिवाइस के बारे में पता चला, हमने विक्रांत के पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए जेल में से। ये स्कैन 2 महीने पुराना है और ये वाला स्कैन ये हमने कल रात को लिया, उसके मरने के बाद। या सालुंखे, इस पहले वाले स्कैन में एक छोटी सी चीज अटकी हुई है वहां उसके सिर में। वही चीज इस 2 महीने बाद वाले स्कैन में शिफ्ट हुई है, हिल गई है, पीछे आ गई है। और ये छोटी सी चीज एक शार्पनेल है बॉस, यानी गोली का छोटा सा टुकड़ा। और फिर ये शार्पनेल वहां से इस तरफ शिफ्ट हो गया, जिस वजह से विक्रांत की सबड्यूरल हेमेटोमा यानी ब्रेन ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। पर ये शार्पनेल अपनी जगह से हिला कैसे? उसी डिवाइस की वजह से जो हमें जलती हुई गाड़ी में से मिला। तो गोलियों के टुकड़े को हिलाने का डिवाइस ही है? सिर्फ गोलियां नहीं दया, इसने और भी बहुत सारी चीजें हिलाई, जैसे कि विक्रांत के हाथों की हथकड़ी, पुलिस वैन का स्टीयरिंग व्हील, दोनों के हाथ की घड़ी के कांटे, यहां तक कि अभिजीत की गन भी। मतलब लोहे की चीजें, तो जितनी भी लोहे की चीजें हैं वो हिल गई उस डिवाइस की वजह से। एग्जैक्टली बॉस। और लोहे का सबसे बड़ा आशिक है मैग्नेट, चुंबक। बॉस, ये है वो चुंबक जिसके जरिए मैंने इसे उड़ाया। यानी उस काली वैन में भी एक ताकतवर लौ चुंबक था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैन दाईं तरफ चली गई और अभिजीत की मेटल की गन वो भी अपने आप चल गई। हाँ, और विक्रांत के सिर में जो अटका हुआ शार्पनेल का टुकड़ा है वो भी शिफ्ट हुआ। सर, इतनी प्लानिंग के साथ तो वही मार सकता है जिसे शार्पनेल के बारे में पहले से पता था, उसका कोई करीबी। मकरंद। मकरंद मतलब अभिजीत सर बेगुनाह? नो, नॉट एट ऑल। इतने जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। मकरंद के खिलाफ जब तक हमको पक्का सबूत न मिल जाए, कानून की नजर में अभिजीत ही दोषी है। मकरंद के खिलाफ सबूत तो वही देगा ना जो विक्रांत के सेफ हाउस के बारे में जानता था, वरना मकरंद को कैसे पता कि विक्रांत किस रास्ते से कोर्ट पहुंचेगा। और विक्रांत की खुफिया जानकारी सिर्फ मुरली और उसके बाकी साथियों के पास थी। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर कि हम में से कोई गद्दारी कर सकता है? जितने ईमानदार आप लोग हैं ना, उतने ईमानदार हम लोग भी हैं। विक्रांत को कहां और कौन से सेफ हाउस में रखा गया था ये सिर्फ आप लोग जानते थे और कोई नहीं। ये सच है ना? हाँ सर, नहीं पता थी। यहाँ तक हमारे घर वालों को पता नहीं थी, तो फिर हम बाहर वालों पे क्यों इल्जाम लगाएंगे? शायद पैसों के लिए किसी ने मकरंद को यह जानकारी दी हो। प्लीज साहब, हम भी पुलिस वाले हैं, जान की बाजी हम भी लगाते हैं। आप इस तरह इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो लीक हुई है मुरली। हाँ सर, एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि सेफ हाउस में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो अगर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। क्या कहा आपने? चाहकर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता? हाँ सर। झूठ! बाहर वाला कोई भी अंदर नहीं आया था। हाँ? क्यों? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली जैन जी कभी कभी आते थे।
कभी कभी जैन जी आते थे। यस सर। और कभी कभी जैन जी किस लिए आते थे? क्योंकि जैन जी मकरंद को हर हालत में जेल तक पहुंचाना चाहते थे। अच्छा, तो कहीं ये जयंती वो गद्दार तो नहीं है? वैसे भी कुछ ही दिनों में रिटायरमेंट होने वाला था, आखिरी केस था उनका। सोचा होगा संन्यास लेने से पहले थोड़े बहुत पैसे बना लो। सर, सर वाकई जयंत ने काफी पैसे बनाए। अभी 10 दिन पहले इसने पुणे में 10 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा है। क्या? हाँ सर, ये रहे उस पार्टी के फोटोग्राफ। एक मिनट, माय गॉड, दया पहचाना इसे? हाँ सर, ये तो जोगी है, मकरंद का खास चेला। जोगी मकरंद का खास चेला, और वो भी जयंत की पार्टी में। तुम यहां कैसे? और मेरे घर में घुसे कैसे? हाँ? मुजरिमों को उनके बिल से निकालने के लिए बिल के अंदर तो घुसना ही पड़ता है जैन साहब। मुजरिम? मुजरिम मैं हूं या तुम? मैं लेकिन ये तस्वीर ये कुछ और ही कहानी कह रही है। नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इसको। नहीं जानते? कमाल है, बहुत भोलेपन का नाटक कर रहे हो जैन साहब। मकरंद के पैसों से ये फार्म हाउस खरीद लिया और अब उसके चेले जोगी को पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस! कौन जोगी? कैसा जोगी? मैं किसी जोगी वोगी को नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो ये जोगी तुम्हारी पार्टी में क्या कर रहा था? देखो, मेरी पार्टी में 400 से ज्यादा लोग आए थे। अब मैं हर एक को तो नहीं पहचानता ना। और रहा सवाल मेरे फार्म हाउस का, तो मेरी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है, समझे? मकरंद की बात कर रहे हो ना तुम? वो देखो, उस केस में उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। विक्रांत ने मरने से पहले मुझे सारे सबूत सौंप दिए थे। मकरंद को तो मैं फांसी पर लटकाऊंगा और साथ में तुम्हें भी। लाइट हो क्या हुआ? स्विच तो ऑन है। हुआ क्या लाइट को? मकरंद के हाथ नहीं आना चाहिए। जैन जी, कमाल कर दी तुमने अभिजीत, वाकई कमाल कर दी। अरे पूरी मीडिया तुम्हारे जान के पीछे पड़ी है, अब तो उनको लॉटरी लग गई। अब कह रहे जैन का खूनी अभिजीत है। सर, उनके कहने से क्या होता है? आपको पता है मैं निर्दोष हूं सर। लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? जैन के घर में, वहां के सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि जैन के मौत के वक्त तुम वहां थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो पूरी सीआईडी टीम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम तो लगेगा ही ना प्रद्युमन। जयंत मकरंद के खिलाफ नया सबूत पेश करने वाला था अदालत में, और ठीक एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। लेकिन वो सबूत मुजरिमों के हाथ नहीं लगा सर। मैं लेके आया। जैन से मरने से पहले
मुझे ये सारे सबूत सौंप दिए। ये सबूत, ये फोटोग्राफ्स, ये पेपर्स, ये सबूत काफी नहीं है मकरंद को अदालत में सजा दिलवाने के लिए। काफी नहीं है ये सबूत। तो वो पेनड्राइव से कुछ पता चल सकता है ना? अभिजीत, ये पेनड्राइव पासवर्ड मांग रही है। जयंत ने मरने से पहले पासवर्ड वगैरह बताया था? नहीं सर, इसके पहले वो कुछ बोल पाते उन्होंने दम तोड़ दिया था। अरे यार, हेलो, हाँ पूर्वी। अच्छा, ओके, ठीक है। चल, पता चल गया जोगी को जैन जी की पार्टी में कौन लेके गया था। कौन लेके गया था? खुद जैन जी की पीए सोनल। सर ये सब? सोनल, पूरी तेरे ऊपर चेक कर। सोनल, सर अंदर तो कोई भी नहीं। सर कोई नहीं होगा। सर तो सोनल गई कहाँ? वीडियो कॉल? वेलकम अभिजीत। मकरंद के आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। सबूत इधर है बॉस। मकरंद, सबूत तुम्हें मिल चुका है, अब सोनल को जाने दो। यस, वैसे भी वो कहते हैं ना कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। सोनल को बुलाओ। सर आप? सोनल तुम ठीक हो? हाँ सर मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप? मेरी चिंता मत करो, तुम निकलो, जाओ। सोनल, तुम भी मानते हो ना मेरे दिमाग को? तुम सीआईडी वालों को भी मैंने चकमा दे दिया।
पता था जयंत यही पासवर्ड रखेगा। मकरम विल डाई। नाउ स्टॉप कन्वर्सेशन, स्टार्ट द ऑपरेशन। मरने का टाइम हो गया। टाइम हो गया? नहीं तो ओह, मैग्नेट। तुम लोगों को क्या लगा चुंबक को हथियार बनाना सिर्फ तुम लोगों को आता है? इस ब्रीफ केस में वैसा ही चुंबक है जैसा तुम लोगों ने उस गाड़ी में लगाया था विक्रांत को मारने के लिए। मकरन, खेल खत्म तुम्हारा। पैसों के लिए अपने बॉस को धोखा दिया? हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, फाइनली तुम पर लगे सारे इल्जाम आज धुल ही गए और एक बार फिर उसी गर्व के साथ तुम सीआईडी की ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। सर, हमने आरजू को बचा लिया सर। मकरन के साथियों को पता था कि विक्रांत ने उन्हें कहाँ कैद करके रखा था, पर सर जयंत जी का सपना पूरा नहीं हो पाया मकरन को जेल भेजने का। चलो जो भी है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। संभालो अपनी अमानत को। आप लोगों को कुछ मिला था? नहीं सर, ऐसे तो नॉर्मली पता चल जाता है कि आग कैसे लगी, पर यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग लगी कैसे। अच्छा, ठीक है, देखो एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची। जी सर। बहुत बुरी तरह से झुलस गया। कमाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग कैसे लगी है। कैसे हुआ ये सब? सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं ये आग कहां से लग गई। इतने सारे लोगों की बद्दुआएं तो लगेंगी ना। क्या कहा तुमने? पता चला था सर कि दिलीप साहब किसी कोर्ट के केस में फंसे हुए थे। काफी बड़ा चक्कर था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले छूट भी गए थे। काफी लोग नाराज भी थे इस बात से। कहीं इसी चक्कर में किसी ने दिलीप को मार तो नहीं दिया? नहीं, कोर्ट ने बरी कर दिया था मेरे पति को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या केस क्या था? 9 साल पहले जीजू के थिएटर में आग लग गई थी, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत हो गई थी और सारा इल्जाम जीजू पर आ गया था। ऐसे कैसे हवा में आग लग सकती है?
जरूर ही किसी की प्लानिंग है। किसी पे शक है आप लोगों को? कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, अनीता भी कर सकती है। कौन कौन अनीता? टोनी की वाइफ, और वो आज यहाँ आई भी थी। अनीता, दूसरों का घर बर्बाद करके अपने परिवार के साथ खुशियां मनाई जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। लेकिन एक बात याद रखना, उन लोगों की तरह तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। सिक्योरिटी! ए चुप! आवाज नीचे। निकालो उसको बाहर, निकालो! आउट! लगता है तुम दोनों अपने अंजाम से वाकिफ नहीं। तुम्हारा बुरा समय अब शुरू हो गया है, याद रखना। तूने जो किया है ना मेरे टोनी के साथ, याद रखना, इसके बाद तू नहीं बचेगा। सुना तूने? ले जा उसको। तू नहीं बचेगा, नर्क में चलेगा तू। अरे देख क्या रहा है, ले जा इसे। नर्क में चलेगा तू, तड़प तड़प के चलेगा, याद रखना। अरे जा। लेट्स एंजॉय रोहन। अरे भूल जाओ। दिलीप और रोहन जिस केस में फंसे थे, उसी केस में कोर्ट ने टोनी को सजा दी थी। अच्छा, किस किस को पता था कि आप लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आने वाले हैं? पता नहीं सर। अच्छा, दिलीप जी के आने से पहले इस चेयर के आसपास किसी को देखा था क्या? किसी अनजान आदमी को? नहीं सर, किसी को नहीं देखा सर। ये टेबल किसने रिजर्व किया था? दिलीप जी का फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे लिए टेबल रिजर्व रखो। हमेशा यहीं बैठते थे, इसी टेबल इसी चेयर पर, रेगुलर कस्टमर थे हमारे। किसी को पहले से पता था कि दिलीप यहाँ इसी टेबल पे बैठेगा? सर, कुर्सी के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आग लग सकती हो। कमाल की मिस्ट्री है यार। सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज से पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? कौन कर सकता है सब? उसी ने जिसने दिलीप का खून किया, सबूत मिटाने के लिए। तो ऐसे कैसे कोई मॉनिटर रूम में घुसा है? सिक्योरिटी कहाँ है तुम्हारी? सर, इस रूम में सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सर, सर मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम होगा सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का। सर, उसने बस तोड़फोड़ कर दी है। अगर हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं सर, तो वो शायद हार्ड डिस्क से रिकवर कर पाए। सर, सर 9 साल पहले दिलीप और रोहन का एक थिएटर था जिसमें आग लग गई थी। एग्जिट और एंट्री डोर बंद होने की वजह से इस आग में 12 लोग जल के मर गए थे। विक्टिम्स की फैमिली ने केस किया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस वक्त एक गार्ड ड्यूटी पे था। हाँ, टोनी। हाँ सर। सर, कोर्ट में साबित हो गया कि टोनी ने बहुत शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो इतना धुत था कि वो इमरजेंसी एग्जिट भी खोल नहीं पाया। हाँ, मगर इस टोनी की बीवी अनीता ये मानने को तैयार ही नहीं कि गलती टोनी की है। सर, सिर्फ उसका ही नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ने भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब ये हादसा हुआ था उस वक्त दिलीप और रोहन के खिलाफ सॉलिड एविडेंसेस थे, लेकिन फिर केस चलता रहा। 9 साल हो गए। कुछ विटनेसेस ने गवाही बदल दी और कुछ कंट्री से बाहर चले गए। सर, दिलीप और रोहन ने जरूर पैसे और पावर का इस्तेमाल किया होगा और यह बात टोनी को पता चल गई होगी। उसी ने भेजा होगा अनीता को दिलीप को मारने के लिए। पर फ्रेडी, जब अनीता वहां थी ही नहीं तो आग लगाई कैसे?
नहीं, सिक्योरिटी वालों ने तो उसे बाहर निकाला था रेस्टोरेंट में से। ऐसी कौन सी चीज है जो अचानक आग लग सकती है? सर शायद डॉक्टर सालुंके हमारी मदद कर सके, या फिर अनीता। किस बात पे इतना हैरान है? मेरी हंसी पे? क्या दिलीप की मौत पे? दिलीप की मौत पे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अब मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? कल रात रेस्टोरेंट से निकलने के बाद तुम कहाँ गई थी? जेल, अपने पति से मिलने। वार्डन के पास सारे रिकॉर्ड हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, और ये भी कि आखिर तुमने वो आग लगाई कैसे? कोई काला जादू किया तुमने? दिलीप को अचानक आग कैसे लग गई? काला जादू आता तो जरूर करती, पर मैं बहुत खुश हूं। ये दिलीप भी उसी तरह तड़प तड़प के मरा है जिस तरह 9 साल पहले वो बेकसूर लोग मरे थे, जिसकी सजा मेरा पति टोनी भुगत रहा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि टोनी की गलती नहीं थी? तुम तो वहां थी नहीं। मैं वहां नहीं थी, लेकिन टोनी यहां था। उस दिन उसकी तबीयत खराब थी। उसने अपने मालिकों से, रोहन और दिलीप से कहा, वो जल्दी घर आ गया आग लगने से पहले। गलती उन दोनों की थी। अरे पुराना दरवाजा ठीक ही नहीं करवाया, जिसके कारण वहां आग में वो लोग झुलस के रह गए। मेरे पति की गलती नहीं थी, उन दोनों की थी। तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? दोनों को मारने का भी मन किया होगा? 12 लोग मरे हैं वहां। मुझसे कहीं ज्यादा गुस्सा उन लोगों के परिवार वालों को आया होगा, पर वो बहुत खुश होंगे अब दिलीप की मौत की खबर सुनके। बहुत खुश होंगे। वो लोग और भी खुश हो जाएंगे जब रोहन चल के मरेगा। सर 42 लोग हैं, उन 12 विक्टिम के करीबी रिश्तेदार और फैमिली वाले। सस्पेक्ट ज्यादा और वक्त कम। सर सबसे पहले इन 42 लोगों में से उन लोगों के नाम हटा देते हैं जो कल दिलीप की मौत के वक्त शहर में नहीं थे। तो 9 साल हो गए इस बात को। शायद कितने लोग देश भी छोड़कर चले गए होंगे, और कुछ लोगों की मौत भी हो गई होगी। फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा। देखो कितने लोग शहर में थे जब दिलीप की मौत हुई। हाँ पंकज, कितने बजे? 27 लोग हैं सर, जो उस वक्त शहर में थे, और उनके पास दिलीप को मारने की वजह थी। ठीक है, बुलाओ सबको ब्यूरो में, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं ये लोग अपनी बेगुनाही की। जेम्स, तुम्हारे पिताजी 9 साल पहले थिएटर में लगी आग में जलकर मर गए, है ना? यस सर। आपके हस्बैंड फिल्म अकेले देखने गए थे? उस दिन मैं बिजी थी, इसलिए वो अकेले ही चले गए। कल रात कहाँ पर थे तुम? सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। सर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दोनों को मैं ऐसे बच के नहीं जाने दूंगी। तो क्या किया तुमने? सोचा कि दिलीप से फेस टू फेस मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ घर पे गया। मैं अपनी वाइफ के साथ मॉल में था। सर आप मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं। सर मैं उससे मिलता तो रेस्टोरेंट तक जिंदा नहीं पहुंच पाता।
दिलीप को उसके किए की सजा मिल गई। मुझे मालूम चला रेस्टोरेंट से कि दिलीप के साथ क्या हुआ तो दिल को सुकून मिला सर। अब बचा रोहन, उसको भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब इन 27 लोगों में से उन लोगों के नाम रहने दो जो घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे और जिन्होंने अपने जवाब पहले से ही तैयार करके रखे थे। सर अब 15 बचे। अब इन 15 लोगों को उस दिन के बारे में पूछते हैं जब 9 साल पहले थिएटर में आग लगी थी। देखते हैं किसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, कौन मुंह फेर लेता है। सर, मेरा भाई 10वीं पास हो गया था। उसने कहा पार्टी देनी है, दोस्तों को पिक्चर दिखाना है, पैसे दो। सर, मैंने वो पैसे उसे दे दिए। काश वो पैसे मुझे उसे देने नहीं चाहिए थे सर। जिसने भी ये किया बहुत अच्छा किया। आज मैं खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। कुमार साहब, आप यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, है ना? यस सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स। लेकिन मेरे खुद के बेटे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत डांटता था मैं उसे, लेकिन अनिकेत के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नंबर का बदमाश बन गया था वो। उस दिन भी वो कॉलेज से बंक करके दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गया और सर, और वापस घर पे कभी नहीं आया। हिमेश, राइट, कॉन्ट्रैक्टर हो ना तुम? हाँ सर। हिमेश, 9 साल पहले तुम अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गए थे उस थिएटर में। नई शादी हुई थी मेरी, सलोनी के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। उसको भूख लगी थी, मैं समोसे लेने के लिए बाहर गया। मैं वापस आया तो देखा वहां के दरवाजे लॉक हो गए थे। वहां अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और धुआं निकल रहा था वहां से। मैंने सिर्फ दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की। मैं पागलों की तरह दरवाजा को ठोकता रहा, पीटता रहा। सलोनी चिल्लाता रहा, अरे कोई दरवाजा खोल दो यार, सलोनी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका सर, मैं कुछ नहीं कर सका। अपनी सलोनी को मैं बचा नहीं सका। वहां पे एक गार्ड भी था ना, टोनी, उससे भी दरवाजा नहीं खुला क्या? नहीं था सर। वहां कोई और गार्ड, किसी और को देखा था तुमने? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। मैं 9 साल पहले जो बात कोर्ट में कहा वही आज कह रहा हूं। जब सिनेमा हॉल में आग लगी थी उस वक्त टोनी वहां पर नहीं था सर। सर, ये है हमारे फाइनल 15 सस्पेक्ट जो दिलीप को मार सकते हैं। सो कॉप्स कह रहे थे कि फायरमैन को भी पता नहीं चला कि आग का एग्जैक्टली सोर्स क्या था। उन लोगों को तो जनरली ढूंढ कर पता चल जाता है कि वहां पर ऐसी कौन सी चीज थी जो तुरंत आग पकड़ती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। उन्हें पता नहीं चला। उन्हें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उस चीज की ना तो कोई खुशबू थी ना कोई रंग था। एग्जैक्टली सर, मतलब अगर लिक्विड होता ना तो इस दिलीप को पता चलता जब वो चेयर पे बैठता, उसे फील होता। और अगर पाउडर होता तो हमें टेस्टिंग में पता चल जाता। इसका मतलब ये तो गैस, जिसका मतलब ये गैस है। गैस? तो इसीलिए उस फायरमैन को पता नहीं चला कि किस चीज से आग लगी है। इनफ्लेमेबल गैस बॉस, जिसे सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत होती है आग पकड़ने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। दिलीप इस कुर्सी पर बैठा था तो गैस कुर्सी पर आई कहां से? कुर्सी से ही। क्या? कुर्सी से? वो ऐसे बॉस जिस चेयर पे
ये दिलीप बैठा था उसके नीचे की तरफ किसी ने ज्वलनशील गैस का स्प्रे किया हुआ था। मरते वक्त दिलीप के कांटेक्ट में दो चीजें थी, एक तो ये चेयर जिस पे वो बैठा था और एक वाइन का ग्लास जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। हमने ये दोनों चीजें चेक की तो इस चेयर के ऊपर से हमें इनफ्लेमेबल गैस के कुछ ट्रेसेस मिले। बॉस, हमारे आसपास वातावरण में स्वतः ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली जल जाते हैं, जैसे कि मार्श गैस एक नेचुरल बायोगैस है और ज्वलनशील गैस इसका मेन कंपोनेंट है। मतलब इनफ्लेमेबल गैस कभी भी हवा में ऐसे ही जल जाती है? नहीं फ्रेडी, अपने आप नहीं। जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और वो वातावरण की ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो एक सुपर हाई टेम्परेचर का निर्माण होता है जिसकी वजह से ये आग लगती है। लेकिन सालून के साहब, वहां तो ऐसे कोई हाई टेम्परेचर वाली चीज थी नहीं। एग्जैक्टली, ऐसा कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था जिससे गर्मी पैदा हो सके बॉस। इसीलिए मुझे लगता है खूनी ने कोई एक्स्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया है ये अचानक इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये कुर्सी तो तैयार बैठी थी, इसे तो सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत थी। पर सर, ऐसे कोई हीट कैसे पैदा कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं ना पूरी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास पर सूरज की किरणों को खास तरीके से फोकस करके हम बचपन में कागज जलाया करते थे। लगता है इस रेस्टोरेंट में फिर से जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा किस चीज से आग लगी है। पूरा एरिया छान मार लिया सर, लेकिन ऐसी वो चीज ही नहीं मिली जिससे आग लग सकती है। और ये ओपन रेस्टोरेंट है। जब खूनी ने दिलीप के चेयर के नीचे वो इनफ्लेमेबल गैस स्प्रे किया तो किसी ने तो देखा होगा। वही तो, चेयर में अपने आप आग लग गई और दिलीप चल के मर गया। किसी ने कुछ देखा नहीं और ना ही कोई सबूत हमारे सामने आ रहा है। सर, उस डेटा एक्सपर्ट ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है, आप देख सकते हैं सर। गुड, तुम लोग यार देख लो, तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। सर, दिलीप और उसकी फैमिली के आने के 15 मिनट के पहले की फुटेज है ये। ये कुर्सी चेंज कर रहा है। इसका कोई दूसरा एंगल है क्या इसी टाइम का? चेक कर। एक मिनट सर। ये कुर्सी के साथ क्या कर रहा है? गैस स्प्रे कर रहा है क्या? हाँ, तो उसने अपने चेयर पे गैस स्प्रे किया और उसने अपनी कुर्सी को उस कुर्सी से बदल दी जिस पे दिलीप बैठने वाला था। आ गया। अच्छा, ग्रेट, गुड वर्क, गुड वर्क। क्या हुआ सर? जिसने भी दिलीप की कुर्सी के साथ छेड़खानी की ना, उसका पता चल गया है। वो एक आदमी है, उसका मिलता जुलता हुलिया भी मिला है। अब देखते हैं, जय भेजने वाला है फोटोग्राफ। खूनी इन बचे लोगों में से ही कोई एक है, इन्हीं में से एक। और अब इसका अगला शिकार रोहन है। मुझे लगता है कोई मेरी और दिलीप की रिहाई से खुश नहीं है। मेरी जान को खतरा है यहाँ पर।
आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। सर एवरीथिंग इज ओके। ऑल राइट, तुम यहीं पर है ना, और किसी को भी अंदर मत आने देना। बी अलर्ट, ओके? ओके सर। बचाओ बचाओ, बचाओ, परे परे, बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ, परे परे, कौन सा? क्या हुआ यहाँ पर और कैसे? यहाँ पर भी और किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं, सिवाय इस जली हुई लाश की बदबू के। यानी ये मर्डर भी इन्फ्लेमेबल गैस से हुआ है? शायद। ये सब हुआ कैसे? हाँ? सर मैं रोहन सर का बॉडीगार्ड हूं सर। अच्छा, तो फिर ये आप लोग कहाँ थे जब ये सब हुआ? सर रोहन सर ने मुझे बाहर निगरानी के लिए कहा था, तो थोड़ी देर के बाद सर उनके चिल्लाने की आवाज आई तो मैं उनके कमरे की तरफ भागा, लेकिन सर दरवाजे के चारों तरफ से धुआं देखा तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखा कि सर रोहन सर जले पड़े थे। आप लोगों को भी कुछ पता नहीं है? कमाल है, कमरे के अंदर कोई लीड नहीं मिला, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ये पर्दा अंदर से बंद है, ये विंडोज परमानेंटली क्लोज्ड है, कोई बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता। अब बाहर से अंदर कोई व्यू भी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, तो फिर आदमी मरा कैसे? इससे लगी है आग बॉस। ये इस चीज से? ये है क्या सर? फिलामेंट है। फिलामेंट? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर का फिलामेंट। और जब इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गर्म होकर के लाल हो जाता है। बॉस, टूनी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है उस ज्वलनशील गैस को जलाने के लिए।
पर वहां रेस्टोरेंट में जहां पर दिलीप की मौत हुई थी, वहां पर तो हमें ऐसा कोई फिलामेंट वगैरह नहीं मिला। और इतनी छोटी सी चीज है, वो खुली जगह है, उड़ गई होगी शायद कहीं। लेकिन यहाँ तो पूरा कमरा बंद है, इसीलिए पलंग के नीचे मिल गया मुझे। लेकिन सर, फिलामेंट से करंट पास होने के लिए वायर्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना बेड तक। होगा, यही कहीं होगा जरूर। तो पूरा बेड चेक कर लिया हमने, कमरा चेक कर लिया, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर। दया, वो दरवाजा कैसा? मैनेजर। यस सर। वो दरवाजा कहाँ खुलता है? सर दूसरा रूम है जो इस रूम से कनेक्टेड है सर। अब वैसे ये रूम सील्ड रहता है, इसे कोई खोलता नहीं सर। खोलो दरवाजा। यस सर। आइए सर। मैनेजर साहब, किसका कमरा है ये? कौन रहता है इस कमरे में? गेस्ट है कोई सर, डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। मंगाओ। ओके सर। सर, वहां उस कमरे में जो कुछ भी हुआ है सर, वो इसी कमरे से किया गया। लेकिन अगर करंट इस रूम से पास किया गया है तो यहाँ से उस बेड तक कोई ना कोई वायर तो होनी चाहिए ना। और अगर वायर अगर होती तो बॉस रोहन को दिखाई भी देनी चाहिए। हाँ, शायद उसके बॉडीगार्ड ने भी देखा हो। बुलाओ उसके बॉडीगार्ड को। आप आओ यहाँ। एक बात बताओ, जब तुम रोहन के कमरे में आए थे तब कोई वायर देखी यहाँ इस दरवाजे से उस कमरे में जाते हुए? कुछ भी नहीं सर, रोहन सर के रूम के अंदर जाने से पहले मैंने रूम को पूरी तरह से चेक किया था सर, लेकिन वायर जैसी कोई चीज उस रूम में नहीं दिखाई दी। ठीक है, जाओ तो। जो कुछ भी हो दया, खूनी ने इसी दरवाजे का इस्तेमाल किया। इस दरवाजे से वो रोहन के इस कमरे में आया, उसने बेड पर इन्फ्लेमेबल गैस स्प्रे किया और किसी भी तरह से फिलामेंट को करंट दे दिया। बस फिलामेंट गर्म हो गई और इन्फ्लेमेबल गैस ने आग पकड़ ली, रोहन की मौत हो गई। बस एक बात पक्की है, ये जो कोई भी है उससे इलेक्ट्रिक और केमिकल्स की बहुत अच्छी जानकारी है। प्रोफेसर कुमार, फिजिक्स का प्रोफेसर कुमार, उससे बढ़कर और कौन जान सकता है इस सारे मामले में? दया, अच्छा इस प्रोफेसर कुमार से मिल लो। दया, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। प्रोफेसर कुमार है घर पे? हाँ है, लेकिन आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सब ठीक तो है ना साहब? हाँ, उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं बुला के लाता हूँ। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। मिस्टर कुमार, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? इसे पहचानते हैं आप? ये तो फिलामेंट है। गुड, सही पहचाना आपने। आपको पता ही है फिलामेंट हमें कहाँ से मिला? ये तो आप ही को पता होगा कहाँ से मिला आपको। रोहन के बेड के नीचे से। कल रात उसी बेड पे रोहन जल के मर गया। व्हाट? रोहन की भी डेथ हो गई? कल रात आप कहाँ पर थे? रात 9 से लेकर सुबह 3 बजे तक। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ मिस्टर कुमार। कल मैं पूरा दिन और पूरी रात घर पे ही था। कोई गवाह? जी हाँ, मेरा नौकर रामू और विकास, प्लीज कम हियर।
यस सर। इन्हें बताओ मैं कल कहाँ था। सर हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे यहीं पे सर। कितने बजे से कितने बजे तक? सर शाम के 6 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक। सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो हमने इस सर को रिक्वेस्ट किया था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। ठीक है सर, तुम जाओ बेटा। सर मेरे 5 स्टूडेंट्स और भी हैं जो कल सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारे साथ थे। कहें तो उनको बुला लूं? ठीक है। अब मैं जा सकता हूं सर, बच्चों को पढ़ाना है। प्लीज प्लीज। थैंक यू। हाँ तो बच्चों में ये कह रहा था कि बिना सोल्डरिंग वायर के भी हम मदरबोर्ड फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडेसिव कंडक्टर। माय गॉड यार, ये क्या बात? क्या? अरे यार ये गलती मुझसे कैसे हो गई? क्या गॉड, बूढ़ा हो गया हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं मैं। दया एक काम करो, 1 घंटे बाद फॉरेंसिक लैब में मिलो, कुछ बताऊंगा। 1 घंटे बाद। अरे वो लो बस एक काम करो, इस स्विच से इन बल्ब्स को जलाओ। इस स्विच से? इस स्विच से? हाँ हाँ इस स्विच से। यार ना कोई कनेक्शन है, कुछ है, कैसे जलेंगे ये? तुम सवाल मत किया करो, कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो यार। कभी कभी। ये ले। क्या सर, ये तो कुछ हुआ भी नहीं। होगा होगा। अरे क्या होगा? होगा ही नहीं। अरे होगा यार, बिलीव मी होगा। 1 मिनट। क्या इसकी तबीयत ठीक है ना? हाँ? तो पता नहीं क्या हुआ है, वो जब से वो प्रोफेसर कुमार से मिलके आया ना, बस बल्ब के साथ ही खेले जा रहे हैं। बात बताओ, वो फिंगरप्रिंट्स का क्या रिपोर्ट आया? वही जो फिंगरप्रिंट्स तुमने होटल वाले से लिए थे और रूम में उठाए थे। तो फिंगरप्रिंट तो बहुत सारे मिले, लेकिन सारे स्टाफ मेंबर्स के ही हैं, उसके अलावा और किसी के नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? तो भाई साहब जरा इधर भी ध्यान दीजिए। हाँ हाँ ध्यान है। हाँ। अरे सर ये बल्ब जलने कैसे लगे? क्या बात है सालूके साहब, बिना वायर के सारे बल्ब जला दिए। लेकिन सालूके साहब ये सब आपने किया कैसे? ठीक वैसे ही हुआ ये फ्रेडी, जैसे कि खूनी ने किया था उस दिलीप की कुर्सी पे और रोहन के बेड पे। जादूगर सालुंखे, जरा साफ साफ बताइए आपने ये किया कैसे? करंट क्या हवा में से आया? हवा में से नहीं आया बॉस, करंट आया है इलेक्ट्रिक पेंट के जरिए। इलेक्ट्रिक पेंट? हाँ इलेक्ट्रिक पेंट। दरअसल बिजली के जो तार होते हैं वो मेटल के होते हैं और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए करंट उनमें से पास होकर के जाता है। ठीक इसी तरीके से कुछ पेंट भी होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक पेंट कहते हैं और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और कमाल की बात यह है कि ये किसी भी कलर में मिल सकते हैं, जो आसानी से किसी भी बैकग्राउंड में मर्ज भी हो सकते हैं। ओह, इसीलिए हमें होटल रूम में और रेस्टोरेंट में कुछ दिखा नहीं सर। एग्जैक्टली दैट। खूनी ने दरअसल होटल के कमरे का और रेस्टोरेंट के फ्लोर का दोनों का कलर इस कलर के साथ मैच किया, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन ये जो इलेक्ट्रिक पेंट है, ये आसानी से मिल जाता है? हाँ मिल सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग और रिपेयरिंग के काम में आते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आमतौर पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ इंफ्रारेड लाइट में ही ये दिखाई देते हैं। मैं दिखाता हूँ। देखा बॉस? हाँ
खूनी ने भी ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक पेंट का इस्तेमाल किया और ये सर्किट बनाया। एक बात तो पक्की है, ये जो भी कोई है उसे इन सारी चीजों की पक्की जानकारी है। मगर सर, इनमें से खूनी कौन है? इस प्रोफेसर से तो मिल लिए सर, ये तो नहीं है। ये बंसी बंसी तो एक क्लर्क है, और मुझे नहीं लगता कि एक क्लर्क को साइंस की इतनी जानकारी होगी। सर, इनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो ये प्रोफेसर ही लग रहे हैं। कोई ऐसा जो प्रोफेसर जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन इसे इन सब चीजों की जानकारी है। वो ये है अभिजीत, ये है वो। याद है क्या कहा था इसने, ये क्या काम करता? चले ससुराल। दिलीप और रोहन पर केस हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था अपने पैसे और पावर के दम पर वो छूट जाएंगे। लेकिन उनके पास पैसा था तो मेरे पास दिमाग। कई महीनों तक उनका पीछा किया, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। आखिर मैंने दोनों को मारने की तरकीब ढूंढ ही निकाली, इलेक्ट्रिक पेंट्स और सर्किट्स के जरिए। ये दोनों के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी थी। बस दे दी दोनों को सजा, दोनों को मार दिया जिंदा जलाकर, जैसे उन्होंने मेरी सलोनी को मारा था। हिमेश, तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको अफसोस है, लेकिन दिलीप और रोहन को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हारी पत्नी वापस आ गई? बदले की आग में तुमने 2 लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।